एक बार उसको रिवाइज करते हैं। और हमने जो मेथड स्टार्ट किया है उसका नाम है नॉन इंटीग्रेटेड। इसमें आप लोग कौन हो? मैनेजर। आप स्टोर मैनेजर, आप मटेरियल खरीद रहे हो, मटेरियल इशू कर रहे हो, सो यू आर स्टोर मैनेजर। ठीक है। नाउ आपका जो इस चैप्टर में नाम है दैट इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल रिसीव होगा तो ये अकाउंट डेबिट, मटेरियल इशू करोगे तो ये अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे आप रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल आप फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट अकाउंट्स, ये सब हमने डिस्कस किए। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, finished goods control account, selling and distribution overheads control account, cost of sales, costing profit and loss, and cost ledger control. इसमें जो ये cost ledger control account है student, it is a replacement of 5 accounts. Which of them? Cash, assets, liabilities, debtors, creditors. जिधर cash word use होगा वहाँ पे cost ledger कंट्रोल, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन सबको आप इस चैप्टर में एक ही नाम से बुलाओगे, दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब सबसे पहले आपने डिस्कस किया था एंट्री फॉर मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट। उधार पे मटेरियल परचेज किया तो इसका एंट्री हमने पास किया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्यों? हमारे पास मटेरियल आ रहा है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट क्यों? उधार पे खरीदा है, कर्जा बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स, इसलिए उसको क्रेडिट किया। सेकेंड एंट्री, एंट्री फॉर मटेरियल परचेस्ड ऑन कैश, पैसा दिया, मटेरियल खरीदा, तो यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि आपके पास मटेरियल आ रहा है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि आपके जेब से पैसा जा रहा है। नेक्स्ट, एंट्री फॉर मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब। स्पेशल जॉब मतलब स्टूडेंट्स, मटेरियल आपने खरीदा किसी एक खास कारण की वजह से, तो इसकी जरूरत किधर पड़ी? जिधर प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये मटेरियल आपके पास नहीं आ रहा है। आप मतलब स्टोर मैनेजर, इसको आप नहीं खरीद रहे हो, ये स्पेशल जॉब के लिए परचेस हो रहा है, तो ये सीधा कौन रिसीव करेगा? जो प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट बनाता कौन है? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल को हमने क्रेडिट किया, उधार पे खरीदा तो भी ये क्रेडिट होगा, पैसा देके खरीदा तो भी ये क्रेडिट होगा, बरोबर। फिर इसके बाद आपके पास एंट्री फॉर मटेरियल परचेज फॉर रिपेयर्स। आपने मटेरियल परचेज किया, क्यों? रिपेयर्स के लिए। रिपेयर मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं खराब बना, डिफेक्टिव हुआ, तो उसको सुधारना पड़ेगा, रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अगर प्रोडक्ट को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रही है, जिसके लिए हमने मटेरियल परचेज किया, तो इसकी जरूरत किधर है? फैक्ट्री। बिगड़ी हुई चीज बनती किधर है? फैक्ट्री। तो ये मटेरियल कौन रिसीव करेगा? फैक्ट्री। तो यहाँ पे एंट्री पास हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट, एंट्री फॉर मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। आपने सप्लायर को मटेरियल रिटर्न किया। यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंट्री है ना स्टूडेंट, इसका रिवर्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये देखो, cost ledger control account debit to store ledger control account. Next is entry for payment to creditors. आपने creditors को पैसा दिया, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा? creditors account debit to cash account. creditors मतलब cost ledger, cash मतलब cost ledger, दोनों cost ledger, debit भी cost ledger, credit भी cost ledger. So there would be no entry. Debit and credit effects gets cancelled. Next is entry for direct material issued to production.
आपने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया, इशू मतलब आपके पास था, आप उसको दे रहे हो। किसको मटेरियल इशू कर रहे हो? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने की जगह वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमारे यहाँ से मटेरियल जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस के पास आ रहा है। इज इट क्लियर? ओके। फिर इसके बाद एंट्री फॉर डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। आपने जो मटेरियल इशू किए थे वो आपके पास वापस आए, तो रिवर्स एंट्री। यहाँ पे हम मटेरियल रिसीव कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट डेबिट। कौन इशू कर रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसका अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड टू वर्क्स। मतलब हमने मटेरियल इशू किया, कौन सा? इनडायरेक्ट, फैक्ट्री। हम मटेरियल फैक्ट्री को इशू कर रहे हैं, तो फैक्ट्री मटेरियल रिसीव कर रहा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। हमारे यहाँ से मटेरियल जा रहा है टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न। हमने इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न किया, इसका रिवर्स एंट्री स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। हमने इशू किया तो फैक्ट्री डेबिट, हम क्रेडिट, क्योंकि हमारे यहाँ से मटेरियल जा रहा है। अब फैक्ट्री हमें रिटर्न कर रहा है तो हमारे पास मटेरियल आ रहा है, डेबिट, और फैक्ट्री अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर नॉर्मल डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट। नॉर्मल डेफिशिएंसी मीन्स व्हाट? शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। हमने जो मटेरियल इशू किए थे कम पड़ गए तो हमें इशू करने पड़ेगी। नॉर्मल डेफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट किधर आएगी? फैक्ट्री। तो यहाँ पे नॉर्मल डेफिशिएंसी ऑफ मटेरियल रिसीव कौन करेगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर सरप्लस ऑफ मटेरियल। सरप्लस मतलब एक्सेस, मटेरियल बढ़ गया, शॉर्टेज हुआ तो हमने इशू किया, सरप्लस हुआ तो हम रिसीव करेंगे, इसका ऑपोजिट एंट्री स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर वेजेस पेड। हमने वेजेस पे किया, वेजेस खर्चा है, डेबिट, हमारे जेब से पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश का इस चैप्टर में नाम क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो उसको हमने क्रेडिट किया। फिर इसके बाद एंट्री फॉर वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन। हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेजेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मतलब जिस वर्कर ने प्रोडक्ट बनाया हमने उसको वेजेस पे किया, सो वेजेस पेड फॉर प्रोडक्शन, दैट इज डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस मतलब हमने वर्कर को पगार दिया बट उसने प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने प्रोडक्ट बनाने वाले को मदद किया, असिस्टेंट, समझा? दैट इज इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस is distributed to work in progress control account. Indirect wages is distributed to factory, office, sales. क्योंकि यहाँ सभी जगहों पे वर्कर्स काम करते हैं जो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, अदर देन दैट वो बाकी काम भी करते हैं, वॉचमैन, स्वीपर, क्लीनर, प्यून, तो ये सब इनडायरेक्ट वेजेस की कैटेगरी में आते हैं। ये वो वेजेस है जो प्रोडक्ट बनाता है, वर्कर को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो पगार देते, दैट इज डायरेक्ट वेजेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस। दिस इज इनडायरेक्ट वेजेस, पगार दिया वर्कर को, उसने प्रोडक्ट नहीं बनाया, प्रोडक्ट बनाने वाले को मदद किया, दैट इज इनडायरेक्ट वेजेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनप्रोडक्टिव वेजेस। इसका दूसरा नाम क्या है? अनप्रोडक्टिव वेजेस। ओके, अब वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो डायरेक्ट वेजेस होगा वो किधर ट्रांसफर होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और जो इनडायरेक्ट होगा फैक्ट्री, ऑफिस, सेल्स, तो ये सब अकाउंट डेबिट होंगे, क्रेडिट कौन होगा? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट इज एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। खर्चा पे कर रहे हो, खर्चा तीन टाइप का होता है, फैक्ट्री का, ऑफिस का, सेल्स का। इनमें से कोई भी खर्चा पे करोगे, खर्चा डेबिट होता है, आपके जेब से पैसा जा रहा है, तो कॉस्ट लेजर क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैंने कंबाइन एंट्री पास किया है,
factory overheads control account debit, office and administration overheads control account debit, selling and distribution overheads control account debit to cost ledger control account. Is it clear? Okay. Entry for charging depreciation. Depreciation क्या होता है? हम assets को use करते हैं, tangible assets. Tangible assets को use करने की वजह से उनका value कम होता है. That is depreciation. So what is depreciation? It is a revenue expenditure which is charged on tangible assets because of wear and tear of asset. ये खर्चा है, revenue expenditure है, हर साल चार्ज होता है. ये tangible assets पे चार्ज होता है. क्यों? क्योंकि हम assets को यूज करते हैं. यूज करने की वजह से उनका वैल्यू कम होता है. Is it clear? Depreciation is revenue expenditure. It is charged on tangible asset. It is depreciation is wear and tear asset. Asset को जो हम यूज करते हैं, यूज करने की वजह से जो वैल्यू कम होता है, उसको हम बोलते हैं depreciation. फैक्ट्री में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किधर भी हो सकते. आपने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो फैक्ट्री का खर्चा है, तो फैक्ट्री अकाउंट डेबिट. आपने ऑफिस के फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो ऑफिस का खर्चा है, तो ऑफिस अकाउंट डेबिट. आपने डिलीवरी वैन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो शोरूम का खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो वो खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डेबिट होगा. समझा? तो जिस पर्टिकुलर एसेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, वो एसेट किधर यूज हो रहा है, उधर का खर्चा है. मशीनरी है तो फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का फर्नीचर है तो ऑफिस का खर्चा, ऑफिस के कंप्यूटर है तो ऑफिस का खर्चा, शोरूम का फर्नीचर है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, अगर डिलीवरी वैन है तो डिलीवरी वैन मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा. जिस भी डिपार्टमेंट का खर्चा है वो डेबिट होगा. और क्रेडिट कौन होगा? एसेट. एसेट का नाम क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल. इसलिए हमने कॉस्ट लेजर कंट्रोल को क्रेडिट किया. इज इट क्लियर? समझा? ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको यहाँ पे जस्ट ब्रश अप करवाया ये सारी चीजें. होप सो आप लोगों ने ये सारी एंट्रीज याद किए याद बच्चे लोग. अगर ये एंट्रीज याद नहीं है हमें तो हम इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे. इस चैप्टर में ये एंट्रीज है और पूरे चैप्टर में यही एंट्रीज है. एक बार ये एंट्रीज याद हो गया फिर आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है. और ये चैप्टर 2 चैप्टर से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड. सो रिमेम्बर, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चल रहा है ये 2 चैप्टर के लिए चल रहा है. मैं काफी स्लो जा रहा हूँ, 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये 3rd लेक्चर है. अभी तक हमने सिर्फ 16 एंट्रीज डिस्कस की है. रीजन ओनली दैट यू शुड नॉट हैव बर्डन टू रिमेम्बर द एंट्रीज. आपने मुझे ये एक्सक्यूज नहीं देना है सर आपने एक ही दिन पे सिखा दिया था, इसलिए हम इसको स्लो एंड स्टडीली सीख रहे हैं. बट ये एंट्रीज आप सबको मुंह जबानी याद होनी चाहिए. पूछा तो फर्स्ट टू लास्ट तक सब एंट्रीज नॉन स्टॉप आपने बतानी है. ठीक है? आज भी आपके पास टाइम है, आज भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस हो रहा है, एंट्रीज याद कर लो. ठीक है? जिधर कोई कंसेप्ट नहीं समझा प्लीज पूछो. लॉजिक समझोगे तो 29 एंट्रीज को याद करने में आसानी होगी. लॉजिक्स नहीं समझोगे, रट्टा मारोगे, भूल जाओगे, वो काम गलत है. लॉजिक समझ के याद करना आसान है. ठीक है? आगे मैं एंट्रीज डिस्कस करता हूँ. किधर भी कुछ डाउट रहेगा सो यू हैव अ ऑप्शन, रेज योर हैंड्स, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू. ठीक है? शैल वी प्रोसीड? ओके, गुड. So today is 25th June. एंट्री 16 हमने डिस्कस किए थे. नाउ
17 entry for abnormal loss. एबनॉर्मल लॉस मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है, दैट इज एबनॉर्मल लॉस. एक्सीडेंटल लॉस, इससे हम बच सकते थे बट नहीं बच पाए. खर्चा नहीं होना चाहिए बट हो गया. नुकसान अवॉइड हो सकता था बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस खर्चा हुआ, दैट इज एबनॉर्मल लॉस. फर्स्ट, taken out of process. नुकसान हुआ, प्रोडक्ट बना रहे और उसको हमने प्रोसेस से बाहर निकाल दिया. क्यों प्रोसेस से बाहर निकाला? क्योंकि वो इतना खराब हुआ उसको भी हम सुधार ही नहीं सकते, इसलिए हमने उसको प्रोसेस से बाहर निकाल दिया. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट किधर बन रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस. तो ये निकलेगा किधर से? वर्क इन प्रोग्रेस. और हमारे लिए ये फायदा है कि नुकसान? नुकसान. एबनॉर्मल लॉस क्या है? लॉस. तो यहाँ पे लॉस है, इसलिए डेबिट कौन होगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. ये अकाउंट डेबिट होगा. क्रेडिट कौन होगा? वर्क इन प्रोग्रेस. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बन किधर रहा था? वर्क इन प्रोग्रेस. तो अभी ये प्रोडक्ट किधर से निकल गया? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. तो एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करने का एंट्री कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. अब इसमें सेकेंड केस है, नॉट टेकन आउट ऑफ प्रोसेस. नुकसान है बट उसको प्रोसेस से बाहर नहीं निकाला. क्यों? सुधार सकते थे, अब उसमें सुधरने के चांसेस है तो उसको हम सुधारेंगे, इसलिए हमने उसको प्रोसेस से बाहर नहीं निकाला. समझा? तो यहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है किधर से? वर्क इन प्रोग्रेस. तो वर्क इन प्रोग्रेस तो क्रेडिट होगा टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. डेबिट कौन होगा स्टूडेंट? हम लोग. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट. मतलब ये प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ जाएगा, हम इसको बाद में सुधारेंगे. ठीक है, इसको हमने हमारे यहाँ से निकल के बाहर नहीं फेंका. क्यों नहीं फेंका? क्योंकि इसको सुधरने के चांसेस है, ये प्रोडक्ट बन सकता है. अगर इसको हम रिपेयर करते हैं तो इसको बना के हम बेच सकते हैं, इसलिए हमारा काम डेबिट. तो एबनॉर्मल लॉस दो टाइप के, टेकन आउट ऑफ प्रोसेस, नॉट टेकन आउट ऑफ प्रोसेस. एबनॉर्मल लॉस मतलब नुकसान जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में नहीं होता है. तो क्यों होता है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हो सकता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम एक्सीडेंट, अनफोर्सिंग रीजंस, कुछ ऐसे कारण जिनसे हम नहीं बच पाए, दैट इज एबनॉर्मल लॉस. तो अगर नुकसान हुआ हो और इतना बुरा हुआ कि वो प्रोडक्ट बिगड़ गया, सुधर ही नहीं सकता, तो वो हमारा लॉस. इसीलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. क्योंकि ये प्रोडक्ट किधर बन रहा था? प्रोडक्शन में. वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये वहां से निकलेगा, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट. सेकंड केस, नॉट जस्ट नॉर्मल लॉस हुआ, सुधार सकते हैं, उसको बना के बेच सकते हैं, तो उसको हम निकाल के फेंकने वाले नहीं है, वो हमारा कंप्लीट लॉस नहीं है. अगर वो हमारा कंप्लीट लॉस नहीं है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होने वाला नहीं है. समझा? तो
केस में ये मटेरियल हमारे पास वापस आ रहा है, तो हमारा अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्रेडिट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन की एंट्रीज है, वो एंट्रीज समझाने से पहले मैं आपको कुछ कॉस्ट शीट के बारे में बात करता हूँ। कॉस्ट शीट जानते हैं नाम? डू यू रिमेम्बर? गुड, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हाँ। चलो इसको डिटेल में याद नहीं है, बट इतना तो याद है, ये चैप्टर सीखा था कभी। यस और नो? गुड। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या था, जो इस चैप्टर में था ना वही अभी आप सीख रहे हो, सिर्फ जर्नल एंट्री फॉर्मेट में आप सीख रहे हो। जो आपने एक पेज में सॉल्यूशन खत्म किया था, अब वो 9 पेज तक चलने वाला है, क्योंकि अभी आप इसको जर्नल एंट्रीज, लेजर, पोस्टिंग, कास्टिंग, ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करोगे। तो कॉस्ट शीट ने आपको मटेरियल परचेज, वेजेस पेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन चार्ज, ऑफिस का खर्चा, स्टाफ सैलरी, शोरूम रेंट, सेल्स बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट, सेल्स, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करना सिखाई है, जिसको आप एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते थे। अब वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको आपको याद नहीं करना है, बट वो नॉलेज हमें यहाँ पे चाहिए, इसलिए मैं उसको एक 5 मिनट्स में डिस्कस करके बता रहा हूँ। अगर आपको याद रहेगा तो बेटर रिवाइज हो जाएगा, नहीं याद है तो याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बट इसको समझा रहेगा तो आगे की चीज हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। दैट इज द ओनली रीजन। तो ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ठीक है? ये पास्ट जो आप सीख के आए हो वो नॉलेज हमें इस चैप्टर में चाहिए, इसलिए मैं आपको पास्ट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है? कॉस्ट शीट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिख देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसको हम डिटेल में लिख देते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। हम यहाँ पे वो सब नहीं लिख रहे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर हम इसमें बी पार्ट रिकॉर्ड करते थे, डायरेक्ट वेजेस। फिर हम इसमें सी पार्ट रिकॉर्ड करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इन तीनों का टोटल होता था, उस टोटल का हम नाम रख सकते थे प्राइम कॉस्ट। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री का खर्चा, वो सब इसमें ऐड होता था। फिर टोटल आता था, उसका नाम रख सकते थे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस जो अमाउंट आया आउटर में, उसका टोटल। फिर उस टोटल का नाम नेट वर्क्स कॉस्ट। नेक्स्ट, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस के खर्चे, ये सब प्लस करते थे। फिर टोटल मिलता, उसका नाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसके बाद ऐड होता था
opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस, जो भी अमाउंट आउटर कॉलम में प्लस करने के बाद जो फाइनल टोटल आया उसका नाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बेचने के खर्चे प्लस करते थे, टोटल मिला उसका नाम कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप इसको टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करते थे प्रॉफिट, फिर मिलता था सेल्स। ये हमारा कॉस्ट शीट था। अब आपने जितने भी एंट्रीज पास की अभी तक, मटेरियल खरीदा, वेजेस पे किया, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, अब हमें टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। कॉस्ट शीट में टोटल काफी आसानी से होता था, आपको बताया मैंने, ये प्लस किया है, टोटल मिलते गया। ये देखो, रॉ मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, तीनों के टोटल का नाम प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें फैक्ट्री खर्चा ऐड किया, टोटल आया ग्रॉस कॉस्ट। फिर उसमें वर्क इन प्रोग्रेस ऐड लेस किया, टोटल आया नेटवर्क कॉस्ट। उसमें ऑफिस के खर्चे ऐड किए, टोटल आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स ऐड लेस किया, कॉस्ट आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग का खर्चा ऐड किया, टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट ऐड किया, सेल्स। तो अल्टीमेटली सेल्स तक कैसे पहुंचे हम लोग? सब खर्चों को प्लस करते गए। तो अभी तक हमने सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, अब प्लस करने का टाइम है। तो जर्नल एंट्री में प्लस करने के लिए भी एंट्री पास करना पड़ेगा। तो अब आपको वो काम करना है, जर्नल एंट्री में टोटलिंग का काम करना है। तो अब आप ये ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये देखो कौन सा खर्चा है? फैक्ट्री। फैक्ट्री के खर्चों का टोटल करेंगे। ये टोटल किधर लेके जाएंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब फैक्ट्री को खाली करना है, इसको उठा के इसके अंदर भरना है। तो ये टोटल इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये खाली होगा, ये भर जाएगा। तो एंट्री क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। समझा? इसी तरह से ऑफिस को खाली करने हैं, इसको उठा के किधर लेके जाना है? फिनिश गुड्स। फिर सेलिंग को खाली करने हैं, इसको उठा के किधर लेके जाना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अभी मैं आपको एब्जॉर्प्शन की एंट्री सिखा रहा हूँ। किसकी एंट्री सिखा रहा हूँ? एब्जॉर्प्शन, एंट्री नंबर 18। पे अटेंशन। एंट्री फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड। आप फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब कर रहे हो, फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब
कौन करता है? वर्क इन प्रोग्रेस। कौन करता है एब्जॉर्ब? वर्क इन प्रोग्रेस। तो फैक्ट्री खाली होगा, भरेगा कौन? वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट्स? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। समझा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। इज इट क्लियर? अब इसमें एंट्री फॉर अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहाँ पे आप एक चीज पे ध्यान दो, अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब कम, फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब किया, बट अंडर, कम एब्जॉर्ब किया। मतलब फैक्ट्री में खर्चा था 100 रुपया, बट वर्क इन प्रोग्रेस लेके गया 90 रुपीज, कम लेके गई, 10 रुपया छोड़ के गया, दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन। अब अगर ऐसा हुआ 10 रुपया छोड़ के गए, तो वो 10 रुपया फैक्ट्री में पड़ा रहेगा। अब वो फैक्ट्री में पड़ा रहेगा तो टोटलिंग हमारे राइट नहीं आएंगे, तो वो खर्चा जो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लेके जा रहा है खुद के साथ, वो खर्चा हम ट्रांसफर करेंगे किधर? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री में 100 रुपए का खर्चा था, वर्क इन प्रोग्रेस लेके गया 90 रुपीज, 10 रुपया छोड़ के गया, दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन। वो 10 रुपया फैक्ट्री खुद के साथ लेके जाने वाला रही है, तो वो 10 रुपया किधर ट्रांसफर होगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किधर ट्रांसफर होगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। समझा? एनी डाउट? यस और नो? अब आप बोलोगे सर ये क्यों? अगर फैक्ट्री का खर्चा है तो वर्क इन प्रोग्रेस क्यों नहीं लेके गया? क्यों 10 रुपया छोड़ के गया? लॉजिकली आप सही सोच रहे हो, खर्चा 100 है तो लेके भी 100 जाना चाहिए, बट देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ लेट टेक एन एग्जांपल, आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं काफी सिली एग्जांपल लेके रहा हूँ। आपको आपके डैड ने 100 रुपीज दिया, बोला ये 100 रुपया लेके जा खर्चा कर। आपको आपके छोटे भाई के साथ भेजा, ये 100 रुपया तू उस पर खर्चा कर, वो जो चीजें मांग रहा है उसको वो चीज तू लेके दे। सो 100 रुपीज यू हैव स्पेंट ऑन इट। आपने अपने छोटे भाई पे उसने जो चीज मांगी उस पर आपने 100 रुपीज स्पेंड किया। नाउ जब आप घर पे आते हो, आप आपके डैड को हिसाब दे रहे हो, ये मैंने इतना लिख के दिया, ये इतना 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 सब टोटल किया। आपके छोटे भाई ने भी एग्री किया, हाँ हाँ ये सब खर्चा मेरे पे किया आपने। अब बात आ गई 10 रुपए पे। वो 10 रुपये आपने खर्चा किया था डेयरी मिल्क चॉकलेट पे। अब वो डेयरी मिल्क का चॉकलेट आपने भी खाया, आपके भाई ने भी खाया, तो अब आपका भाई बोल रहा है ये मेरे पे खर्चा नहीं किया है, ये 10 रुपया उसने मेरे पे खर्चा नहीं किया है, ये 10 रुपए का डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया दोनों ने खाया, और मैंने कम खाया इसने ज्यादा खाया। हो सकता है आपने कम खाया हो उसने ज्यादा खाया हो, बट वो बिल आप पे पड़ रहा है, तो ये 10 रुपया डिस्प्यूटेड अमाउंट है। सो अल्टीमेटली योर फादर इज गोइंग टू से कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगा। यही सवाल, यही जवाब मिलेगा आपको। वो 10 रुपए पे ना आपको सजा मिलेगी, ना आपके भाई को 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपके डैड ने 100 रुपीज दिया, वो स्पेंड हुआ, तो बोलेगा ठीक है 10 रुपीज ना, ओके लेट इट गो, मैं देख लूंगा। सो अल्टीमेटली हु इज द फादर? फैमिली। तो यहाँ पे जो खर्चा और कोई उठा के लेके जाने वाला नहीं है,
वो ये फादर लेके जाएगा। कौन? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस बोल रहा है, मेरा खर्चा नहीं है, ठीक है, तू मत ले, मैं अपने पास रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये खर्चा किधर रिकॉर्ड हुआ? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझा स्टूडेंट्स? एनी डाउट? ओके। अब अंडर एब्जॉर्ब्ड है, so there is a possibility of over absorption also. Entry for over absorption of factory overheads। मतलब फैक्ट्री में खर्चा था 100, बट उठा के लेके गए 120, 10-20 रुपया ज्यादा। ओवर एब्जॉर्ब, if under absorbed is possible, so over absorption is might also be possible। तो यहाँ पे जो एंट्री अंडर एब्जॉर्ब का है, ओवर एब्जॉर्ब का एंट्री क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा? तो यहाँ पे हमने 3 एंट्रीज डिस्कस किया। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब, देन अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब। इज इट क्लियर? फैक्ट्री का खर्चा कितना था? 100 रुपया। कौन लेके गया? वर्क इन प्रोग्रेस। तो एब्जॉर्प्शन का एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। और अगर वो अंडर एब्जॉर्ब्ड हुआ तो वो डिफरेंस किधर ट्रांसफर होगा? हेड ऑफ द फैमिली। हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो 10 रुपए का डिफरेंस किधर जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सो कॉस्टिंग प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। एंड इफ इट इज ओवर एब्जॉर्ब, रिवर्स एंट्री, अंडर एब्जॉर्प्शन का रिवर्स, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, फैक्ट्री की खर्चे किसने एब्जॉर्ब किए? वर्क इन प्रोग्रेस। ये कॉस्ट शीट का नॉलेज किधर ना किधर काम में आ रहा है स्टूडेंट्स। सी दैट फैक्ट्री का टोटल होने के बाद किधर जा रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस। सो फैक्ट्री को किसने एब्जॉर्ब किया? वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहां तक टोटल हो चुका है, अब हमें क्या करना है? ऑफिस को एब्जॉर्ब करना है। किसको एब्जॉर्ब करना है? ऑफिस को। तो ऑफिस को एब्जॉर्ब कौन करेगा? फिनिश गुड्स। कौन एब्जॉर्ब करेगा? फिनिश गुड। मतलब ऑफिस के खर्चे हम यहाँ से उठा के किधर लेके जाएंगे? फिनिश गुड्स में। ठीक है? तो अभी मैं नेक्स्ट एंट्री जो आपको बता रहा हूँ, दैट इज एंट्री फॉर absorption of office and administration overheads control, sorry, अब ऑफिस के खर्चों को एब्जॉर्ब, ऑफिस के खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है? फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे ऑफिस का खर्चा खाली होगा, क्रेडिट होगा, वो खर्चा किधर भरेंगे? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स डेबिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा स्टूडेंट्स? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल account debit to office and administration overheads control account। अब यहाँ पे सिमिलरली एब्जॉर्प्शन हुआ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। एंट्री फॉर अंडर एब्जॉर्प्शन of office and administration overheads
अंडर एब्जॉर्प्शन, खर्चा छोड़ के गया, फिनिश गुड्स सारा खर्चा लेके नहीं गया, कुछ खर्चा छोड़ दिया, तो वो खर्चा किधर ट्रांसफर होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो उधर एंट्री क्या पास होगा स्टूडेंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू ऑफिस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अब ये अंडर एब्जॉर्प्शन, so there is a possibility of over absorption of office and administration। रिवर्स एंट्री क्या आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री फॉर ओवर absorption of office and administration overheads। यहाँ पे फोकस करना है कौन से वर्ड पे, ओवर, ज्यादा एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्प्शन का रिवर्स एंट्री क्या आएगा, एंट्री ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, office and administration overheads control account, debit to costing profit and loss account। Got it student? Okay, next is, next entry देखने से पहले कॉस्ट शीट को देखो। ये देखो स्टूडेंट, फैक्ट्री के खर्चों को उठा के किधर रखा, वर्क इन प्रोग्रेस, ऑफिस के खर्चों को उठा के किधर रखा, फिनिश गुड्स। अब सेलिंग का खर्चा, इसको उठा के किधर रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग के खर्चों को उठा के किधर रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये देखो, आपको मैंने यहाँ पे फैक्ट्री खर्चों को किधर उठा के रखा, वर्क इन प्रोग्रेस, ऑफिस के खर्चों को फिनिश गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये स्टार्टिंग में याद है सब अकाउंट्स बताए थे। तो अभी आपने क्या किया, फैक्ट्री के खर्चों को उठा के वर्क इन प्रोग्रेस, ऑफिस के खर्चों को उठा के फिनिश गुड्स, सेलिंग के खर्चों को उठा के कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो सेलिंग का खर्चा किधर ट्रांसफर होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो, एंट्री फॉर absorption of selling and distribution overheads। अब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेलिंग के खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। समझा? अब यहाँ पे भी तो पॉसिबिलिटी है, ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन।
So let's see entry for under absorption of selling and distribution overheads. तो यहाँ पे खर्चे को अंडर एब्जॉर्ब किया किसने? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अंडर एब्जॉर्ब। तो ये खर्चा किधर ट्रांसफर होगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड distribution overheads control account. Got it, students? Now next, entry for over absorption of selling and distribution overheads. यहाँ पे फोकस करना है ओवर, ज्यादा खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब किया, तो अंडर एब्जॉर्प्शन का रिवर्स एंट्री क्या एंट्री आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन overheads control account debit to costing profit and loss account. Is it clear? सब लोगों ने लिखा? गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कितने एंट्रीज डिस्कस किए? यहाँ से एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस टेकन आउट ऑफ प्रोसेस, नॉट टेकन आउट ऑफ प्रोसेस। फिर मैंने कॉस्ट शीट थोड़ा आपको ब्रश अप करवाया। एंट्री फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। टोटल 10 एंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आज। आप सबने 10 एंट्री समझा और 4 एंट्रीज है स्टूडेंट्स। वो 4 एंट्रीज मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी तक जितने भी एंट्रीज हमने सीखे, समझे, आप लोगों ने लिखे, प्लीज बाय हार्टेड याद करने के लिए अगर आपको लगता है 2 बार लिखे तो 2 बार लिख के याद कर, 3 बार लिख के याद करना है तो 3 बार लिख के याद कर। क्लास में मैं बच्चों को ये 3 टाइम्स लिखने बोलता ही था। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको याद करने के लिए कितना टाइम लिखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे ने एटलीस्ट 2 टाइम्स तो इसको और लिखना चाहिए। इफ आई वांट टू राइट इट डाउन तो ये आपको याद रहेगा। And remember students, once we by heart these entries and we understand the concepts, आगे सम सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। बट एक प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूमिंग, लेंदी। एक एक सॉल्यूशन 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, बट रिपीटेशन 100%। चैप्टर में वैरायटी कम है। ये जो आप सीख रहे हो ना, यही है, सब यही चीज बार बार आपके सामने आना है। तो अभी जो ये ट्रीटमेंट है
कंसेप्ट्स को भूलो मत, समझो, याद रखो। डेली जो हम लोग पार्ट पार्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, सो प्लीज बाय हार्ट इट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर समझा सबको? किसी को डाउट है? नो डाउट। सो गिव योर थंब इम्प्रेशन अगर आपको आज का लेक्चर समझा। गुड। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये सब एंट्रीज आपको नेक्स्ट लेक्चर पर याद हो जाए, और इसके बाद और 4 एंट्रीज है जिसको हम समझेंगे